वो फोन पर सचमुच किसी से बात कर रहा है या फिर ऐसे ही बिजी होने का ड्रामा कर रहा है ताकि हम उससे बियर के पैसे ना मांगे। रचिता ने कहा, इतना मत सोचो उसके बारे में, इसकी इतनी औकात नहीं है कि हम इसके बारे में बात करें। इतना कहकर मंगल फिर से बियर लेने के लिए चला गया। यतिन भाई, रेस का पहला मुकाबला कब चालू होगा? वैसे तुम्हें क्या लगता है आज की रेस में किसका चांस है? मंगल ने बियर का ठेका चलाने वाले लड़के से पूछा। पुष्कर उन सभी से थोड़ा दूर खड़ा था। उसके अंदर से ओम की ध्वनि तेज होती जा रही थी और उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। जल्द ही पता चल जाएगा, यतिन ने कहा। आज की रेस का कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत से नए धुरंधर आए हुए हैं। मंगल ने रेस का टिकट रचिता की ओर बढ़ाते हुए कहा, जो उसने यतिन से खरीदा था। बकवास मत करो, रचिता ने मजाक में मंगल के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, क्योंकि उसे मंगल की ड्राइविंग पर पूरा भरोसा था। इस समय रचिता बहुत खूबसूरत लग रही थी और ऊपर से उसने ड्रेस भी कुछ ऐसी पहनी थी जिससे उसके शरीर की बनावट और भी ज्यादा निखर कर बाहर आ रही थी। रचिता की पतली कमर पर चिकोटी गाड़ते हुए मंगल ने कहा, चलो ना थोड़ा घूम कर आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना कोई वीडियो ना बना ले, किसी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। मंगल ने हंसते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। रचिता भी शर्मा गई थी और उसने शर्माते हुए अपना चेहरा मंगल की बाहों में छुपा लिया और फिर वो दोनों गाड़ियों के पीछे की ओर चल पड़े, जहां थोड़ा अंधेरा था और उस ओर कोई मौजूद भी नहीं था। अपनी ही कार में चलते हैं ना, यहां खुले में मुझे थोड़ा सेफ नहीं लग रहा है, रचिता ने धीरे से मंगल के कान में कहा। जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन अंदर जाकर मेरी इच्छा माननी होगी, मंगल ने रचिता के कान पर किस करते हुए कहा। रचिता ने मुस्कुराते हुए मंगल की छाती में अपना सिर छुपा लिया। कुछ ही देर में दोनों पार्किंग में खड़ी हुई मंगल की कार के अंदर पहुंच गए। मंगल ने कार का दरवाजा खोला और दोनों अंदर जाकर बैठ गए। यहां कितना अंधेरा है, रचिता ने बाहर की ओर देखकर कहा। उसी की तो हमें जरूरत है, मंगल ने कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए कहा। रचिता हल्के से मुस्कुराई और तभी मंगल ने उसे खींचते हुए अपनी गोद में बिठा लिया। अरे यार, तुम थोड़ी सी भी सुनसान जगह मिलते ही इतने उतावले क्यों हो जाते हो? आहिस्ता मंगल। और ये रचिता के आखिरी शब्द थे, क्योंकि उसके बाद मंगल ने अपने होठों से रचिता की जुबान पर ताला लगा दिया था। मंगल इस सुनसान जगह का पूरा फायदा उठाना चाहता था, मगर रचिता भी कुछ कम नहीं थी। दोनों एक दूसरे का भरपूर सहयोग कर रहे थे। मंगल और रचिता एक दूसरे के साथ इस अकेलेपन का पूरा आनंद ले रहे थे। मंगल के हाथ रचिता के शरीर पर कभी ऊपर तो कभी नीचे घूम रहे थे। रचिता की आंखें बंद थी, पर उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। फिर अचानक ही मंगल की एक हरकत से रचिता बेहवास होकर मंगल के गले से चिपट गई। रचिता मंगल की गोद में बैठी हुई थी और उसकी कमर का पिछला हिस्सा कार के स्टीयरिंग पर टिका हुआ था और उसकी आंखें सामने की ओर थी। तभी अचानक रचिता को कुछ एहसास हुआ और उसकी आंखें हल्की सी खुली और आंखें खुलते ही जो उसने देखा, उससे रचिता की बहुत तेजी से चीख ही निकल गई। मंगल भी घबरा गया। क्या हुआ? ये तो हमने पहले भी किया है ना? मंगल ने जल्दी से अपना हाथ निकाल लिया और रचिता से कहा, लेकिन रचिता की आंखें अभी भी फटी हुई थी। उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो रहा था और वो कार की पिछली सीट पर ही देखे जा रही थी। फिर मंगल ने भी रचिता की आंखों का पीछा करते हुए गर्दन घुमाई और मुड़कर देखा। तुम कौन हो तुम? और ऐसी गाड़ी में कैसे घुसा है? मंगल ने रचिता को साइड की सीट पर बैठने का इशारा करते हुए कहा और फिर जल्दी से कार का दरवाजा खोल दिया। बाहर निकलो जल्दी, तू गाड़ी में कैसे घुस गया बे? मंगल तेजी से गाड़ी से बाहर निकलकर पीछे गया और पिछले दरवाजे से उस अधेड़ उम्र के आदमी को गले से खींचते हुए बाहर निकाल दिया। इतनी देर में रचिता ने भी अपने कपड़े पहन लिए थे और वो अपना चेहरा साफ करते हुए गाड़ी से बाहर निकल आई। लेकिन वो आदमी रुका नहीं और उसने आगे बढ़ते हुए रचिता का हाथ पकड़कर कहा, थोड़ा सा प्यार मेरे हिस्से में भी डाल दो डार्लिंग। साले कमीने, तेरी इतनी हिम्मत! ये कहते हुए मंगल ने उस आदमी के चेहरे पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया। तूने मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की हिम्मत की? वो आदमी शराबी लग रहा था और ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए मंगल का जोरदार थप्पड़ पड़ते ही वो गाड़ी के ऊपर ही लड़खड़ा कर गिर गया। अरे यार, मार क्यों रहे हो? क्या किसी से प्यार मांगना गुनाह है? उस आदमी ने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा। उसकी बात सुनकर मंगल को और भी तेज गुस्सा आ गया और मंगल ने उस बूढ़े आदमी को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। वो आदमी इतनी ज्यादा शराब पिए हुए था कि वो मंगल से खुद को बचा भी नहीं पा रहा था और फिर कुछ देर बाद जैसे तैसे वो आदमी वहां से भाग गया। लेकिन मंगल का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था।
उसने गाड़ी के साइड मिरर से जोर से लात मारी और उसे तोड़ दिया। भाग कर आए कमीने, आज मैं तेरा खून कर दूंगा। बस अब उसे जाने दो। मंगल, उसे अपने किए की सजा मिल गई है, तुम शांत हो जाओ। रचिता ने मंगल का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, नहीं रचिता, छोड़ो मुझे। उसने तुम्हें छूने की कोशिश की है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मंगल ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं मंगल, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज शांत हो जाओ। रचिता ने मंगल को कसकर पकड़ लिया और उसे लिपट गई। तू साले 2 कौड़ी के लौंडे, एक घटिया कैरेक्टरलेस लड़की के लिए तूने मुझ पर हाथ उठाया है। अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूं। तभी दूर से उस आदमी की आवाज आई, जिसे सुनकर मंगल और रचिता फिर से एक बार के लिए चौंक गए। मंगल ने आगे बढ़कर वो गाड़ी का टूटा हुआ शीशा उठाया और उसकी ओर फेंकते हुए चिल्लाया, अगर सही में मर्द है तो रुक साले, आज मैंने तेरी लाश इसी हाईवे पर दफन ना कर दी तो मेरा नाम भी मंगल नहीं है। लेकिन फिर वो आदमी नहीं रुका और भाग गया। इस बार मंगल ने उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि रचिता पहले ही डरी हुई थी और मंगल उसे इस जगह पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। चलो रचिता, अगर ये मुड़कर आया तो फिर आज जिंदा नहीं जाएगा। दोनों वापस से कैंप की ओर चल पड़े, जहां उनके दोस्त मौजूद थे। अपने दोस्तों के बीच में पहुंचकर मंगल ने गुस्से में गाड़ी के बोनेट पर हाथ मारा और दोस्त के हाथ से बियर की बोतल छीनकर एक ही घूंट में पी गया। अरे मंगल, इतनी जल्दी हो गया, तुम तो बड़े ही तेज निकले यार। एक लड़के ने रचिता के चेहरे पर आए पसीने को देखकर मंगल को छेड़ते हुए कहा, और फिर वहां मौजूद बाकी सब भी जोर से हंसने लगे। नहीं बे चिलगोजे, एक तरह ऐसा ही बददिमाग आदमी रचिता के साथ बदतमीजी कर रहा था, इसलिए मैंने उसकी अच्छे से धुनाई कर दी। अगर वो रुक जाता तो आज उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया होता, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि रचिता ने मुझे रोक लिया। मंगल ने उस लड़के को झड़कते हुए कहा और फिर बियर की बोतल को जमीन पर पटक दिया। ओह, तो आज हमारे हीरो ने हीरोइन की इज्जत बचाई है, तब तो आज मिलन की रात होगी। दूसरे लड़के ने हंसते हुए कहा। सभी लोगों ने मंगल के लिए तालियां बजाई, जिससे मंगल खुद पर थोड़ा गर्व महसूस कर रहा था। इतनी खूबसूरत बंदी लेकर घूमेगा तो लोगों की जीत तो ललचाएगी ना। रचिता आज हॉट ही इतनी लग रही है कि यहां भी बहुत से लड़के उसे घूर घूर कर देख रहे हैं। अब इसमें उस बेचारे की क्या गलती। एक और लड़के ने मंगल और रचिता पर तंज कसते हुए कहा, लेकिन उसकी बात पर गुस्सा होने की बजाय रचिता ने इतराते हुए अपने बालों को तेजी से पीछे की ओर घुमाया और तनकर खड़ी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी उर्वी भी वहां पर आ गई, जो काफी देर से अपनी सेल्फी लेने में व्यस्त थी। उसने जैसे ही मंगल और रचिता के साथ हुई घटना के बारे में सुना तो उसने रचिता से कहा, वैसे वो आदमी तुम्हें बाद में कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ना? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जिस गाड़ी में आया था वो बहुत पुराना मॉडल था। आज के समय कोई ऐसी गाड़ी नहीं चलाता जब तक कि वो कोई टिपिकल मिडिल क्लास वाला ना हो। मंगल ने जमीन पर थूकते हुए कहा। मंगल को गाड़ियों की बहुत ज्यादा नॉलेज थी और वो गाड़ी देखकर ही उसका प्राइस बता सकता था। अब मेरे अंदर आग लगी हुई है, जल्दी से रेस शुरू हो जाए और मैं अपना गुस्सा रोड पर उतार सकूं। मंगल ने एक और बियर की बोतल को मुंह से लगाते हुए कहा। रेस के लिए सभी लड़के बहुत तेजी से हूटिंग कर रहे थे। वो बियर पीकर नाचने लगे थे, लेकिन लड़कियां थोड़ी परेशान थी, क्योंकि उनमें से कुछ लड़कियां अपनी गाड़ियां लेकर तो आई थी, पर उन्हें डर था कि कहीं उनकी गाड़ियों पर स्क्रैच ना आ जाए। मेरी गाड़ी पर तो अभी अभी पेंट हुआ है, अगर इस पर स्क्रैच आ गया तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। शिखा ने अपनी गाड़ी पर हाथ फिराते हुए कहा। उर्वी, तुम भी रेस में हिस्सा नहीं लोगी, पुष्कर ने उर्वी से कहा। उसे चिंता थी, क्योंकि रेस में जान का जोखिम था और अगर उर्वी को कुछ हो गया तो वो उसकी मां को क्या जवाब देगा। तो चुप बैठ बे, तो उर्वी का मंगेतर नहीं है कि उस पर अभी से हुक्म चलाएगा। बोलने से पहले अपनी औकात देख लिया कर। पुष्कर की बात सुनते मंगल ने बियर का घूंट भरते हुए कहा। मंगल ठीक कह रहा है, और वैसे भी हम तो तुम्हें बुलाने वाले नहीं थे, हम तो सिर्फ उर्वी को अपने साथ लाना चाहते थे। तुम चाहो तो अभी वापस जा सकते हो, और अगर यहां रहना है तो चुप बैठो। रचित ने तभी मंगल का साथ देते हुए कहा। उर्वी, ऐसे बेवकूफ को फिर कभी हमारे साथ मत लेकर आना। इसके पास ना तो कार है और ना ही इसे किसी ने बुलाया, फिर भी बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर यहां मजे लेने आ गया। रचिता के बोलते ही दो और लड़कों ने पुष्कर पर तंज कसते हुए कहा। तुम बताओ उर्वी, तुम्हें रेस में हिस्सा लेना है या नहीं? मंगल ने तेज आवाज में उर्वी से पूछा। उर्वी कुछ जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि वो तो सिर्फ रेस देखने और रात को हाईवे पर इस माहौल के मजे लेने आई थी। उसे तो वैसे ही तेज गाड़ियों से डर लगता था, लेकिन इस समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका रेस में जाना बहुत जरूरी हो गया है, वरना सब समझेंगे कि वो पुष्कर से डर गई है। उर्वी ने पुष्कर की ओर देखा और उसे पुष्कर का चेहरा देखकर मन ही मन बहुत तेज गुस्सा आया। पुष्कर, तुम अभी घर जा सकते हो, मैं अपने आप आ जाऊंगी, तुम्हें मेरा गार्जियन बनने की कोई जरूरत नहीं है। उर्वी ने गुस्से में पुष्कर को झड़कते हुए कहा। ठीक है,
आंटी को फोन करके अभी ये बात कह दो, मैं चला जाता हूं। पुष्कर ने जैसे पहले ही भाप लिया था कि उर्वी क्या कहने वाली थी, इसलिए उसने भी तपाक से जवाब दिया, अबे तू अपने आप को समझता क्या है बे? तुझे साथ क्या लाए? तू तो खुद को हमारा बाप समझने लगा। अब तू जैसे कहेगा हमें वैसे ही करना होगा क्या? अब उर्वी से मिलने और उसे अपने साथ ले जाने के लिए हमें तेरी परमिशन की जरूरत पड़ेगी क्या? मंगल ने दांत भींचते हुए कहा था, जैसे वो बस पुष्कर को मारने ही वाला। कितना बेशर्म है बे तू? लड़की सामने से तुझे जाने के लिए कह रही है और तू है कि उसे चिपकने के बहाने ढूंढ रहा है। एक दूसरे लड़के ने पुष्कर से कहा। अब तक पुष्कर को भी आने वाली मुसीबत का एहसास हो चुका था। काले नाग की बात कभी भी सच होने वाली थी, लेकिन वो उर्वी को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। क्या वो आदमी मंगल से बदला लेने आने वाला था? क्या पुष्कर उन सभी को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तुम लोग यहां मजे करने आए हो या सिर्फ इसका मजाक उड़ाने? शिखा ने उन सभी की बात काटते हुए कहा। हालांकि शिखा और पुष्कर बहुत अच्छे दोस्त तो नहीं थे, मगर शिखा से पुष्कर की इतनी बेइज्जती होते देखा नहीं जा रहा था। शिखा की बात सुनने के बाद उर्वी ने भी नजर उठाकर एक पल के लिए पुष्कर के चेहरे की ओर देखा और उसे भी थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि पुष्कर इतनी बेइज्जती होने के बाद भी उसकी मां के कहने पर उसके साथ आया और अभी तक उसके साथ ही है। अगर पुष्कर बाकी लड़कों की तरह थोड़ा अमीर होता तो शायद उर्वी उसे एक मौका जरूर देती। पुष्कर, तुम जा सकते हो, मैं अपनी मम्मी को कॉल कर दूंगी, उर्वी ने पुष्कर से कहा। पुष्कर उठा और जाने लगा, लेकिन तभी उसे कुछ एहसास हुआ और वो एक पल के लिए रुक गया। अबे फिर रुक गया? अब क्या ये लिख कर देगी तभी निकलेगा यहां से? मंगल ने पुष्कर को रुकते हुए देखकर कहा। पुष्कर ने आंख उठाकर देखा तो सामने से 8 से 10 आदमी उन्हीं की ओर आ रहे थे। उनमें से सभी के हाथ में लोहे की रॉड और बाइक की चेन थी। एक दो के हाथ में हॉकी स्टिक भी थी और उनके साथ वो आदमी भी था जिसकी कुछ देर पहले मंगल के साथ लड़ाई हुई थी। चित्रे, ये लौंडा था क्या? उन मुस्टंडों में से एक जिसकी बाजू पर बड़ा सा अजगर का टैटू बना हुआ था, उसने उस आदमी से पूछा जो कि मंगल से पिटाई खा कर गया था। हाँ यही है वो, साला लौंडिया के सामने हीरो बन रहा था। चित्र ने मंगल की ओर इशारा करते हुए कहा। क्यों बे चिलगोजे, हमारे भाई को अकेला देखकर बड़ा मर्द बन रहा था तू? सालो, एक तो गलत तरीके से इकट्ठे होकर रेस करते हो और ऊपर से लड़कियां लाकर छिछोरा गर्दी भी करते हो, हैं? अब मुंह क्यों पीला हो गया तेरा? हो गई तेरी पैंट गीली? उस आदमी ने मंगल की ओर देखकर गुस्से में कहा। मंगल समझ गया था कि आदमी जरूर उसके साथ कुछ गलत करने वाला है और सचमुच उसकी टांगें कांपने लगी थी। उसके कंधे पर कांपते हुए हाथ रचिता के थे जो बेहद डरी हुई थी। उर्वी और बाकी सभी लोग जो अभी तक मंगल के साथ थे वो सभी के सभी अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। हालांकि वो सभी लड़के भी अमीर परिवार से थे, मगर उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन लोगों से लड़ाई कर सके। सबके चेहरे पर भयानक डर दिखाई पड़ रहा था, लेकिन फिर भी मंगल को किसी तरह तो बात संभालनी थी और उन सभी लोगों के सामने अपनी इज्जत भी बचानी थी, खासकर रचिता के सामने। इसलिए उसने मुंह में डर के कारण आई लार को गटकते हुए कहा, तो अगर तुम मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ोगे, उसे छूने की कोशिश करोगे, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? और तुम मुझे अकेला मत समझना, क्योंकि मेरे बस एक कॉल करने भर की देर है, उसके बाद। एक कॉल? उस आदमी ने कहा। अबे तू हमारे इलाके में आकर हमें धमकी दे रहा है? तू हमें मारने के लिए फोन करके अपने लोगों को बुलाएगा? अच्छा चल बोला, मैं भी तो देखूं कितने लोग आ जाएंगे तेरे फोन से। चित्र ने मंगल की ओर घूरते हुए कहा। एक पल के लिए चारों ओर पूरी तरह शांति हो गई। सिर्फ एक हल्के से म्यूजिक की धुन सुनाई पड़ रही थी जो ना जाने किसकी गाड़ी में चल रहा था। यतिन जो कि उस ठेके का मालिक था जिसके सामने इस समय सभी लोग इकट्ठा हुए थे, उसने भाप लिया कि लड़ाई शुरू ही होने वाली, इसलिए वो तेजी से भागता हुआ उनकी ओर आया। अरे शिवपाल भाई, क्या बात हो गई? ये लड़का दोस्त है मेरा, यतिन ने उस टैटू वाले आदमी से कहा। यतिन को आते हुए देखकर उन सभी की जान में जान आ गई। ये लौंडा तेरा दोस्त है? देखा तो ये ऐसे रहा है जैसे शहर के कमिश्नर को जेब में लेकर घूमता हो। खैर, आज ये मेरा मामला नहीं है, ये चित्रे भाई डिसाइड करेंगे कि क्या करना है इसका, शिवपाल ने कहा और चित्रे की ओर देखा। शिवपाल के देखते ही चित्रे आगे बढ़ते हुए मंगल के सामने आ गया और इससे पहले कि कोई भी कुछ समझ पाता, उसने तड़ाक से एक जोरदार चाटा
मंगल के चेहरे पर चढ़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि मंगल उछलते हुए जमीन पर गिर पड़ा और वो गिरते ही उठकर लड़ने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन किसी ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे रोकने के लिए मजबूर कर दिया। और मंगल के ये हाथ पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि शिवपाल था, जो चित्रे के आगे आकर खड़ा हो गया था और अब वो मंगल और चित्रे के बीच में था। सब सन्न हो चुके थे। किसी में इस समय इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मंगल की ओर से कुछ भी बोल सके। दोनों लड़कियां उर्वी और रचिता भी बेहद डरी हुई थी। तभी रचिता ने मंगल का साथ देते हुए कहा, नीच आदमी सुअर, तू जानता नहीं तूने किस पर हाथ उठाया है? तू नहीं जानता इसका बाप कौन है? जब इसके बाप को पता चलेगा तो तेरा क्या हाल होगा? रचिता के ये कहते ही वो सभी लोग जोर जोर का ठाका लाकर हंसने लगे। इसके बाप को बता दियो कि इसको कितना कड़ाकेदार थप्पड़ पड़ा है। तू तो जानती होगी ना इसका बाप कौन है? ये कहकर शिवपाल और उसके सभी साथी जोर जोर से हंसने लगे। तू दो कौड़ी की लौंडिया, तू अभी जानती नहीं तू कहां खड़ी है और किससे बात कर रही है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो अभी तो बस मैंने तुझे छुआ है, आगे तू अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूं। चित्रे ने जोर से रचिता के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, अरे चित्रे भाई, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये कॉलेज के बच्चे हैं, इन्हें मालूम नहीं किससे कैसे बात करनी है। आप गुस्सा मत होइए, और आज की आप सभी की पार्टी मेरी तरफ से। यतिन ने चित्रे को गुस्से में आते हुए देखकर कहा, वो जानता था कि अगर लड़ाई बढ़ गई तो सबसे पहले उसकी दुकान बंद हो जाएगी, जो रात को गैर कानूनी तरीके से चल रही थी। आज माफी के तौर पर इन लोगों को आप लोगों की दारू का खर्चा देना होगा। यतिन ने यह कहते हुए मंगल की ओर आंख भी मार दी और अपना खर्चा भी बचा लिया। लेकिन चित्रे उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था, क्योंकि उसी गाड़ी का शीशा भी तो टूट गया था। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं दारू पी सकूं। तुझे क्या लगता है बे, मैं इनके पैसों की दारू पीऊंगा जो खुद अपने बाप के पैसों पर पल रहे हैं? मेरी जिस गाड़ी का शीशा इसने तोड़ा है वो मैंने अपने पैसों से खरीदी थी और इसे लात मारकर उसका शीशा तोड़ा है। हम इतनी आसानी से इस बात को यहीं नहीं छोड़ेंगे। इसने चित्रे भाई पर हाथ उठाया है और वो भी इस लौंडिया के लिए। अगर आज हमने इसे ऐसे ही जाने दिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अच्छा होगा तू इस मामले से दूर है यतिन, शिवपाल ने कहा। और अभी भी इस लड़की के तेवर तो देखो, ये मुझसे माफी मांगने की बजाय उल्टा मुझे धमकी दे रही है, चित्रे ने कहा। भाई क्यों ना इसे ही गाड़ी में डालकर ले चलें, आज इसकी सारी अकड़ निकाल देंगे। चित्रा के एक साथी ने आहिस्ता से उसके कान में कहा, हाँ यही सही रहेगा, वैसे भी तो ये लोग यहां यही सब करने आते हैं। चलो उठाओ इसे, चित्र ने अपने आदमियों से कहा। साले गैंडे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड को देखकर ऐसी बात करे? अगर एक बाप की औलाद है तो अकेले में लड़ मुझसे। अपने चमचों को बोल तेरी लाश लेकर जाने के लिए तैयार रहें, मंगल ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। अगर तुमने अब कुछ भी हरकत की तो मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगी, रचिता ने मौके की नजाकत को देखते हुए कहा। चित्रे की बात यतिन को भी अच्छी नहीं लगी थी। हालांकि ऐसी कई वारदातें हाईवे पर पहले भी हो चुकी थी, लेकिन वो मजबूर और गरीब औरतें थी जिनकी मजबूरी का फायदा उठाना इन लोगों के लिए आसान था। लेकिन इस समय चित्रे जिन लोगों से इस तरह की बदतमीजी कर रहा था वो सभी शहर के बड़े नामी गिरामी खानदान से थे, और अगर इनके साथ कुछ भी उल्टा सीधा हो जाता है तो चित्रे और उसके साथ ही नहीं बल्कि यतिन भी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। चित्रे भाई, ये सही बात नहीं है। अगर आपको कार की वजह से ही परेशानी है तो यहां मेरे पास कई नई मॉडल की कारें हैं, आप उनमें से कोई भी पसंद कर लो। लेकिन ये लोग अभी कॉलेज के बच्चे हैं, आपको इनसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। यतिन ने चित्रे से कहा, तू चुप रह बे, अब तू मुझे बताएगा कि मैं अपना बदला किससे किस तरह से लूंगा। चित्रे ने चिढ़ते हुए कहा, तू अपने काम से मतलब रख यतिन। चित्रे भाई तेजेंद्र भाई के दोस्त हैं और उन्होंने बोला है कि हमें वही करना है जिससे चित्रे भाई के मन को शांति मिल सके। शिवपाल ने भी यतिन को झड़कते हुए कहा। जैसे यतिन ने तेजेंद्र का नाम सुना तो वो घबरा गया और उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तेजेंद्र भाई भी यही हैं? हाँ, आज तेजेंद्र भाई ने अपने कुछ दोस्तों को इनवाइट किया था, चित्र उनमें से ही एक है, शिवपाल ने कहा। शिवपाल की बात सुनते ही यतिन की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने मंगल और उसके साथियों की ओर घूरा और फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। दरअसल तेजेंद्र इस इलाके का नामी बदमाश था। उसके नाम पर कई मर्डर और लूटपाट के केस थे, मगर फिर भी पुलिस आज तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। इसलिए हाईवे के आसपास के सभी लोग उसके नाम से ही खौफ खाते थे।
मंगल भी तेजेंद्र के नाम से वाकिफ था। उसे पता था कि यहां रेस करने के लिए भी तेजेंद्र ही परमिशन देता है। इसलिए जैसे ही उन लोगों को पता चला कि मंगल ने जिस आदमी को मारा है वो तेजेंद्र का दोस्त है, तो उन सभी के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई हो। तुम हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकते। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है और जल्द ही पुलिस यहां आने वाली है, उर्वी ने डरते हुए मगर तेज आवाज में कहा। अभी तक मुझे सिर्फ एक ही लड़की चाहिए थी जिसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, मगर अब मुझे ये तीनों चाहिए। चित्र ने दांत भींचते हुए शिखा, उर्वी और रचिता की ओर देखकर बोला। चित्र के कहते ही उसके दो आदमी और शिवपाल आगे बढ़ चुके थे। हालांकि मंगल और उसके साथ दोनों लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर उन्होंने बियर की बोतल उठाकर मंगल और उसके साथियों के सिर पर दे मारी, जिससे वो लोग दर्द से बिलबिलाते हुए जमीन पर गिर गए और चिल्लाने लगे। तू जिंदा नहीं बचेगा, तूने मुझे मारा है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। मंगल के ये कहते ही शिवपाल ने दो जोरदार लातें उसके पेट पर दे मारी और लात लगते ही मंगल पेट पकड़कर जमीन पर पड़ा हुआ करहाने लगा। इस समय तीनों लड़कियां और सिर्फ पुष्कर ही था जो कि सही सलामत खड़े थे। शिवपाल और उसके आदमियों ने पुष्कर को अभी तक कुछ नहीं कहा था, क्योंकि एक तो वो चुपचाप खड़ा हुआ था, दूसरे पुष्कर ने कपड़े ही ऐसे पहने हुए थे कि वो ठेके में काम करने वाला वेटर लग रहा था। शिवपाल आगे बढ़ा और उसने उर्वी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। उर्वी के पीछे ही शिखा और रचिता भी खड़ी हुई थी, मगर इस समय वो तीनों बहुत ही बुरी तरह से डरी हुई थी। रुको! तभी एक तेज आवाज आई और शिवपाल का हाथ जहां था वहीं का वहीं रुक गया। शिवपाल और उसके आदमियों ने देखा कि यह उसी लड़के की आवाज थी जिसे अभी तक वे सभी वेटर समझ रहे थे। अबे तू भी इन्हीं के साथ ही है क्या? हमें तो लगा तू यहां पानी पिलाने के लिए आया हुआ है। चल तू भी बता, तेरी क्या समस्या है? शिवपाल ने हंसते हुए कहा। उसने पुष्कर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसकी मजाक उड़ाते हुए कहा था, इस लड़की के साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश मत करो। पुष्कर ने उर्वी की ओर इशारा करते हुए कहा, वरना मैं कह देता हूं कि उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस समय जो भी लोग वहां मौजूद थे वो सब सन्न हो गए थे और जमीन पर पड़े हुए मंगल और उसके साथी भी कुछ समय के लिए अपना दर्द भूल चुके थे। उन्हें लगा कि पुष्कर पागल हो गया। यह सचमुच इसमें दिमाग की बहुत कमी। क्या पुष्कर चित्र और शिवपाल से लड़ पाएगा? क्या और भी गुंडे पुष्कर से लड़ने के लिए आने वाले थे? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उर्वी के बाद पुष्कर की नजर शिखा पर गई और उसने शिखा की ओर भी इशारा करते हुए कहा, और हां, इस लड़की को भी तुम में से कोई हाथ नहीं लगाएगा। अबे तू कौन है बे? तुझे इन लोगों की हालत नहीं दिखाई दे रही क्या? या तू कोई स्पेशल ब्रांड की भांग पी कर आया हुआ है? चित्र ने गुस्से में पुष्कर को झड़कते हुए कहा। मुझे लगता है कि इसके जीने की इच्छा पूरी तरह खत्म हो चुकी है, या फिर ये अपनी गरीबी से परेशान होकर आत्महत्या करना चाहता है। वैसे तेरा नाम क्या है बच्चे? शिवपाल ने उर्वी का हाथ जोर से पकड़ते हुए कहा, तुम इस लायक नहीं हो कि मेरा नाम तुम्हें पता चले। पुष्कर ने एक अलग ही अंदाज में कहा और उसकी आवाज पहले से बिल्कुल बदल चुकी थी। वो दिखने में दुबला पतला ही था, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाली आवाज और उसका वो आत्मविश्वास ऐसा था जैसे कोई बहुत बड़ा ही फाइटर बात कर रहा हो। भाई इसकी आंखें देखो और इसकी आवाज ध्यान से सुनो। मुझे तो लगता है कि इसमें किसी की आत्मा आ गई है। अब हमारा यहां रहना ठीक नहीं है। शिवपाल के ठीक पीछे खड़े हुए उसके एक आदमी ने शिवपाल से आहिस्ता से कहा, मुझे लगता है जमुना पार का लौंडा आज ही दफन हो जाएगा। मंगल के पास ही जमीन पर पड़े हुए एक लड़के ने मंगल से कहा। उसके सर पर भी बियर की बोतल फोड़ दी गई थी। हालांकि उर्वी को बहुत अच्छा लगा था जब पुष्कर ने शिवपाल को रोकते हुए उसके लिए आवाज उठाई थी, लेकिन अब उर्वी को भी लगा कि वो बेवकूफी भरी बात कर रहा है। पुष्कर, तुम चुप हो जाओ, पुलिस कुछ ही देर में आने वाली है। अच्छा होगा तुम यहां से भाग जाओ, उर्वी ने कहा। हां, तुम भाग जाओ, शिखा ने भी तेज आवाज में पुष्कर से कहा। लेकिन पुष्कर ने भागने की बजाय अपना एक कदम आगे बढ़ा दिया और अब वो शिवपाल और तीनों लड़कियों के नजदीक आ रहा था। अबे ऐसे अकड़ में किसकी ओर आ रहा है बे? तुझे क्या लगता है यूं आवाज बदलकर बात करेगा तो क्या हम डर कर भाग जाएंगे? वैसे तू चिंता मत कर, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, पर इतनी गारंटी है कि तू अगले कई महीने अस्पताल में जरूर पड़ा रहेगा, शिवपाल ने कहा। मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा हूं। मैं भी तुझे जान से नहीं मारूंगा, पर जिंदा रहने के लायक छोड़ूंगा भी नहीं, पुष्कर ने भी उसी अंदाज में कहा। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थी और उसके दोनों हाथ
पैंट की जेब में थे। पुष्कर गर्दन को थोड़ा झुकाए और सामने की ओर घूरते हुए आगे ही बढ़ता जा रहा था। देखो, मैंने कहा था ना, इसमें किसी की आत्मा आ गई है। देखो उसकी आंखें देखो, और चलने का स्टाइल, ये किसी नॉर्मल आदमी की तरह नहीं चल रहा है। शिवपाल के साथी ने फिर से उसके कान में कहा। तड़ाक से उस आदमी के कान पर मारते हुए शिवपाल ने कहा, अबे तू चुप हो जाना बे, कान में मच्छर की तरह भिनभिना रहा है साला। शिवपाल ने उसे झड़कते हुए कहा, और यह कहते ही शिवपाल ने अपनी बाईं ओर खड़े हुए अपने एक आदमी की ओर इशारा किया। अगले ही पल वो तगड़ा आदमी आगे बढ़ा और उसने एक जोरदार मुक्का पुष्कर की ओर घुमा दिया। एक तेज आवाज के साथ सभी ने देखा कि एक आदमी उड़ता हुआ गया और शराब के काउंटर को तोड़ते हुए दूसरी ओर जा गिरा। सभी ने आंखें बंद कर ली। मंगल और उसके साथ तीनों लड़कियों को भी लगा कि शायद ही पुष्कर अब उठने के काबिल होगा। अरे तूने ये क्या किया कमीने, तू आज जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन ये तो किसी और की आवाज थी। तीनों लड़कियों और मंगल ने धीरे से आंखें खोली और देखा कि शिवपाल के आदमी काउंटर के पीछे की ओर भाग रहे हैं और पुष्कर शिवपाल के सामने उसी तरह तनकर खड़ा है। ब्रिजेश! दो आदमी चिल्लाते हुए गए और काउंटर के पीछे गिरे अपने साथी को उठाने के लिए दौड़ पड़े। तभी दो आदमी शिवपाल के पीछे से निकले और उन्होंने अपनी लोहे की चेन और रॉड से पुष्कर पर हमला बोल दिया। उन्हें लगा पुष्कर कोई तेज कराटे चैंपियन है, लेकिन फिर भी है तो वो एक लड़का ही। एक बार फिर से वैसी ही आवाज आई, लेकिन इस बार लगातार 2 बार, और सबने देखा कि पुष्कर के हाथ अभी भी जेब में ही थे, पर इस बार उसकी लात हवा में उड़ती हुई गई और उन दोनों आदमियों में से एक ही गर्दन पर पड़ी और दूसरे के पेट पर, और वो दोनों भी पिछले वाले की तरह हवा में उड़ते हुए जमीन पर गिर पड़े। अरे इसमें सच में ही किसी की आत्मा आ गई है क्या? मंगल के साथी ने उससे पूछा। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। जब हम इसकी बेइज्जती कर रहे थे तब तो ये शांत था, लग ही नहीं रहा ये वही जमुना पार का लौंडा है। मंगल ने दबी हुई आवाज में कहा। 3 विकेट गिर चुके थे और उनके बाद जो बाकी 2 बचे थे वो पीछे पीछे होते होते गायब हो गए। अब सिर्फ चित्रे और शिवपाल ही बचे थे। शिवपाल ने गहरी सांस ली। वो खुद अखाड़े का पहलवान था और बचपन से ही पहलवानों के साथ था। उसने देखा था कि पहलवानों की किक में कितनी ताकत होती, और तेजेंद्र भी एक पहलवान था जो कि एक ही मुक्के में आदमी की जान ले सकता था। शिवपाल सिर्फ उसी से डरता था, लेकिन इस समय जो उसके सामने खड़ा था वो मात्र 19-20 साल का जवान लड़का था, और उसकी शारीरिक बनावट देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक ही लात में इतने भारी भरकम पहलवान जैसे उसके आदमियों को हवा में उछाल देगा। इस समय शिवपाल को भी लगने लगा था कि जरूर इस लड़के में कोई आत्मा घुसी हुई है, वरना जो उसने किया है वो असंभव है। अचानक ही पुष्कर ने चित्रे की ओर देखा और कहा, तेरी शक्ल से मुझे घिन आ रही है, और तेरे अंदर से किसी मरे हुए जानवर की इतनी तेज महक आ रही है। ऐसा लगता है तू जब से पैदा हुआ है तब से आज तक नहाया ही नहीं है। इतना कहते बिजली की तेजी से पुष्कर की लात घूमी और चित्रे के घुटने पर पड़ी, और इसी के साथ चित्रे की चीखों ने आसपास के सभी कुत्तों को भौंकने पर मजबूर कर दिया। आह आह आह। चित्रे की टांग टूट चुकी थी, और जैसे ही वो झुका तो पुष्कर ने एक और किक उसके मुंह पर दे मारी। चित्रे के 4-5 दांत टूटकर उसके मुंह से बाहर आ गिरे और वो बिलबिलाता हुआ जमीन पर इधर से उधर लोटपोट हो रहा था। शिवपाल बुरी तरह डरा हुआ था। एक कमजोर से दिखने वाले लड़के ने उसके सभी साथियों को कुत्तों की तरह मारा था, और सबसे ज्यादा अचंभे की बात तो यह थी कि अभी तक उसके दोनों हाथ जेब में ही थे। मतलब पुष्कर ने सिर्फ अपने दोनों पैरों से ही इतने तगड़े पहलवानों को मारकर जमीन पर गिरा दिया था। मंगल और उसके बाकी साथी भी पुष्कर को देखकर बुरी तरह से डरे हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इस समय वो जिस पुष्कर को देख रहे हैं वो उसे जानते ही नहीं है। उनमें सबसे ज्यादा पसीने मंगल के ही छूट रहे थे, क्योंकि उसने ही पुष्कर की सबसे ज्यादा बेइज्जती की थी, और उसे डर लग रहा था कि इन पहलवानों को मारने के बाद पुष्कर कहीं उसे बदला ना लेने लगे। मैंने पुष्कर का यह रूप तो कभी देखा ही नहीं था। मुझे तो लग रहा है मैं इसे जानती ही नहीं हूं। जिस तरीके से पुष्कर लड़ रहा है, मुझे तो लगता है कि हमारे कॉलेज का कराटे चैंपियन भी इसे नहीं जीत सकता। उर्वी मन ही मन पुष्कर को देखकर सोच रही थी। उर्वी ही नहीं, शिखा भी पुष्कर की फाइट देखकर बहुत ज्यादा शौक में थी। उसके दिल में जहां पुष्कर के लिए इज्जत बढ़ गई थी, वहीं वो एकटक पुष्कर की ओर देखे जा रही थी। उसका मुंह खुला था, जैसे वो कोई जादू देख रही हो। पर इस समय तीनों लड़कियों में सबसे ज्यादा क्यूट शिखा ही लग रही थी। अभी तो मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ रहा हूं, पर अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो ध्यान रखना, तुम लोग इसी हाईवे पर दफन हो जाओगे।
पुष्कर ने शिवपाल को जाने का इशारा करते हुए कहा, अच्छा लड़ लेता है तू बच्चे, पर यह मत समझना तू ऐसे ही चला जाएगा। अगर तुझ में इतनी हिम्मत है तो थोड़ी देर रुक, मैं तेजेंद्र को बुलाने जा रहा हूं, फिर देखता हूं तू कितना बड़ा फाइटर है। शिवपाल ने पुष्कर से कहा। वो खुद भी डरा हुआ तो था, लेकिन एक 20 साल के लड़के से इस तरह अपने इलाके में डरकर भागना उसे मंजूर नहीं था। अबे कमीने इंसान, खुद लड़ने की हिम्मत नहीं है और अब अपने चक्कर में उस तेजेंद्र के हाथ पैर भी तुड़वाएगा। चल कोई नहीं, तेरी इतनी इच्छा है तो बुला ले उसे भी, पुष्कर ने हंसते हुए शिवपाल से कहा। शिवपाल ने जैसे तैसे चित्रे को खड़ा किया और फिर बाकी लोगों के साथ वहां से चलने में ही भलाई समझी। कोई जरूरत नहीं है रुककर शेर बनने की, इससे पहले कि वे लोग फिर से यहां आ धमके। जल्दी से यहां से चलो, शिखा ने आगे बढ़ते हुए पुष्कर से कहा। मंगल और उसके साथी भी लड़खड़ाते हुए खड़े हो गए थे, हालांकि उनके सिर में भी अभी भी तेज दर्द था। जल्दी चलो यहां से, अगर तेजेंद्र यहां आ गया तो हमारा यहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा, मंगल ने कहा। मंगल ने पहले भी तेजेंद्र का नाम सुन रखा था, इसलिए वो आने वाले खतरे को भांप सकता था। तुम लोग जा सकते हो, मुझे यहीं पर रुकना होगा, और अगर मैं गया तो वो लोग मुझे डरपोक समझेंगे, पुष्कर ने उन सभी से कहा। ये क्या बकवास है, तुम ज्यादा बहादुर मत बनो, क्या पता इस बार 7-8 की जगह 70-80 आ जाए। ये उनका इलाका है और यहां उनका गांव है, हमें भागने का मौका मिला है तो हमें जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाना चाहिए, उर्वी ने पुष्कर को डांटते हुए कहा। मैंने कहा ना, तुम लोग जा सकते हो तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने आज इस सॉल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं किया तो कल फिर ये मुझे या फिर तुम में से किसी को परेशान करेंगे, पुष्कर ने उर्वी से कहा। भाड़ में जाओ, अगर तुम्हें मरने का शौक है तो शौक से मरो, उर्वी ने गुस्से में पुष्कर से कहा। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है पुष्कर, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। और उर्वी ठीक कह रही है, इस बार ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग बंदूक लेकर आ जाएं। शिखा ने पुष्कर को जिद करते हुए देखकर उसे समझाते हुए कहा। ओहो, तो क्या तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं है, पुष्कर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ओह एक मिनट, पति, ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे वो तो मैंने उस समय उन लोगों से बचने के लिए तुम्हें अपना पति बना लिया था, मगर ऐसी कोई बात नहीं है, शिखा ने पुष्कर से कहा। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम भी इन सब के साथ यहां से जा सकती हो, पुष्कर ने मुस्कुराते हुए शिखा को जाने का इशारा किया। उर्वी को पुष्कर का यह रवैया समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे समय में मजाक कैसे कर सकता था, लेकिन इस समय वो सभी बहुत डरे हुए थे और उन्हें डर था कि कहीं वे सभी लोग वापस ना आ जाएं। इसलिए सभी पुष्कर को वहीं छोड़कर जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए। हालांकि अभी भी कुछ लोग बहुत डरे हुए थे और वो मुड़ मुड़कर पुष्कर को देख रहे थे, लेकिन अब सभी को अपनी जान बचाने की चिंता ज्यादा थी, खासकर लड़कियों को। इसलिए वो लोग पुष्कर से ज्यादा बहस ना करते हुए गाड़ियों में सवार हो गए और चले गए। कुछ ही देर में हाईवे पर कोई नहीं बचा था, शराब का ठेका भी खाली हो गया था, बस वहां पर पुष्कर खड़ा हुआ था। धन्यवाद नाग बाबा, आप ना होते तो आज शायद बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। वो कहते हैं ना, अनर्थ हो जाता अनर्थ, पुष्कर ने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन अभी काल टला नहीं है, आगे की लड़ाई के लिए तैयार रहो, काले नाग की आवाज पुष्कर के कानों में गूंज रही थी। क्या अभी और भी पहलवान आने वाले थे? क्या उर्वी और पुष्कर में फिर से नजदीकियां बढ़ जाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मुझे तुम्हारे शराबी और नशेड़ी दोस्तों से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन जब बात उन बच्चों की इज्जत पर आई तो मुझसे रहा नहीं गया। पुष्कर के अंदर से काले नाग की आवाज आई। लेकिन नाग बाबा, अभी मुझे लगता है कि वो बहुत सारे लोग होंगे और उनसे लड़ना मुश्किल हो जाएगा, पुष्कर ने कहा। मैं भी तो यही सोचता हूं कि इन जैसे सारे लोग एक साथ आ जाएं, ताकि मैं सबको एक साथ सबक सिखा सकूं। मैंने तुम्हें इसलिए यहां रोका है, काले सांप ने कहा। कुछ ही देर में बड़ी बड़ी गाड़ियों का एक काफिला वहां आ पहुंचा। मुझे लगता है वो लोग आ गए, पुष्कर ने कहा। आने दो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, काले सांप ने कहा। काफिले में सभी तरह की रेसिंग कार थी, स्पोर्ट्स कार से लेकर कई ऐसी भी कारें थीं जिनका पुष्कर को नाम तक नहीं मालूम था। एक के बाद एक कार के दरवाजे खुलते गए और उनके अंदर से 6.5 फुट के लंबे चौड़े पहलवान बाहर निकलने लगे थे। बीच वाली कार बाकी सभी कारों से अलग थी। हालांकि पुष्कर को इस कार के ब्रांड का नाम तो नहीं मालूम था, लेकिन वो बता सकता था
ये कार बाकी सभी कारों से बहुत ज्यादा महंगी थी। शिवपाल आगे वाली कार से बाहर निकला और तेजी से दौड़ता हुआ उस कार के पास पहुंच गया और फिर शिवपाल ने उस बड़ी सी कार का दरवाजा खोल दिया। कार के अंदर से एक गठीले बदन का आदमी बाहर निकला, जिसने गले में सोने की मोटी मोटी चैन पहनी हुई थी और उसके हाथ की सभी उंगलियों में चमकदार अंगूठियां थीं। गठीला बदन और चौड़ी छाती के साथ आगे बढ़ते हुए उस आदमी के चेहरे पर जो रौब था, उसे देखकर ही लग रहा था कि वो ही पहलवान तेजेंद्र है। यहां मेरे आदमियों के साथ किसने बदतमीजी की है? कौन है वो? तेजेंद्र ने ठेके के बाहर आकर जोर से कहा। तेजेंद्र की बात सुनते ही पुष्कर ठेके से बाहर की ओर चल पड़ा और उसने दरवाजे को जोर से लात मारी। दरवाजे पर लात लगते ही दरवाजा बाहर की ओर उड़ता हुआ आया और भड़ाम की आवाज के साथ उन सभी लोगों के सामने गिर गया। डर के मारे उनमें से कई लोग पीछे हट गए। अबे कौन है ये? लोहे का इतना बड़ा दरवाजा, इसकी एक किक से इतनी दूर आकर गिर गया? उनमें से एक आदमी ने कहा। हाँ, देखने में तो ये सिंगल पसली है और दरवाजा इसने एक ही किक में तोड़ दिया, दूसरे आदमी ने कहा। उन सभी की घूरती हुई आंखों के बीच में पुष्कर आगे बढ़ता हुआ तेजेंद्र के समीप पहुंच गया और गहरी और भारी आवाज में पुष्कर ने कहा, तुम ही तेजेंद्र पहलवान हो? ऐसा लग रहा था कि पुष्कर को तेजेंद्र के साथ आए 20 पहलवानों का कोई डर ही नहीं था। वो तेजेंद्र की ओर घूरता हुआ उससे सिर्फ 4-5 मीटर की दूरी पर जाकर खड़ा हो गया था और सीधे तेजेंद्र की आंखों में देख रहा था। तेजेंद्र के सामने पुष्कर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी भरकम बैल के सामने एक बकरी का बच्चा खड़ा हुआ मिनमिना रहा हो। बच्चे, ये तो मैं मान गया हूं कि कुछ तो तेरे पास है जो तू इतनी उछल कूद कर रहा है, पर तू अपने आसपास देख रहा है कि हम कितने सारे हैं और सब एक से बढ़कर एक पहलवान है। तुझे लगता है कि तू हम सबसे भिड़ पाएगा? तेजेंद्र ने पुष्कर से कहा। मैं भी तुम में से किसी को मारना नहीं चाहता, इसलिए जो आज रात हुआ उसे भूल जाओ और चुपचाप यहां से चले जाओ, इसी में तुम सबकी भलाई है, पुष्कर ने कहा। अबे तू अकल से पैदल है क्या बेटा? तूने आज तक इतना दूध नहीं पिया होगा जितनी हड्डियां तोड़ी हैं मैंने, समझा? तेजेंद्र ने पुष्कर का मजाक उड़ाते हुए कहा। खैर, अगर तू हिसाब बराबर ही करना चाहता है तो सामने जो बाइक खड़ी है इसके साइलेंसर पर अपनी नाक रख दे, अपना हिसाब बराबर हो जाएगा। तेजेंद्र ने पीछे खड़ी हुई बाइक की ओर इशारा करते हुए कहा, जिस पर उसका एक साथी अभी आया था और इसलिए उसका साइलेंसर गर्म था। पुष्कर इससे पहले कि कुछ कहता तभी उसका फोन बजने लगा। ये उर्वी का फोन था। मेरे पास तेरे साथ बकवास करने का टाइम नहीं है, पुष्कर ने तेजेंद्र से कहा और कहते उसकी छाती में एक मुक्का जड़ दिया। तेजेंद्र के पास बचने का टाइम नहीं था और वो मुक्का लगते ही तेजेंद्र उड़ता हुआ उसी गाड़ी के ऊपर जाकर गिरा जिसमें वो आया था। आवाज इतनी तेज थी कि सभी के पैर कांप गए और गाड़ी का अलार्म साउंड जोर जोर से बजने लगा। हेलो, पुष्कर ने फोन उठाया और उर्वी से कहा। पुष्कर, तुम ठीक हो ना? क्या वो लोग आ गए हैं? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं है ना? एक घबराई हुई लड़की की तेज आवाज आई। पुष्कर सन्न रह गया था। उसे यकीन नहीं था कि ये उर्वी के शब्द थे और उसका शक ठीक निकला, क्योंकि यह शिखा की आवाज थी जो उर्वी का फोन यूज कर रही थी। लेकिन पुष्कर ने सोचा कि शिखा उर्वी का फोन क्यों यूज कर रही है? यहां सब सही है, तुम्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाना चाहिए, पुष्कर ने कहा। लेकिन तुम्हारे पीछे से बहुत तेज तेज आवाजें आ रही हैं, क्या सब ठीक तो है ना? शिखा ने चिंता जताते हुए कहा। पुष्कर ने सामने निगाह उठाकर देखा तो तेजेंद्र के सभी साथी उसे उठाने में लगे हुए थे। कुछ नहीं है, सब ठीक है, पुष्कर ने कहा। ठीक है, तो तुम जल्दी से आ जाओ। क्या तुम्हारे पास कोई गाड़ी है वापस आने के लिए? शिखा ने पुष्कर से पूछा। मैं मैनेज कर लूंगा, अभी मैं फोन रखता हूं। अगर तुम्हें कोई और बात करनी है तो तुम कल कॉलेज में कर लेना, पुष्कर ने कहा और फोन काट दिया। पुष्कर ने शिखा का फोन इसीलिए काट दिया क्योंकि उसने देख लिया था कि तेजेंद्र को उसके आदमियों ने संभाल लिया था और अब वो पहले से ज्यादा गुस्से में लग रहा था। तेजेंद्र ने एक हाथ अपनी छाती पर रखा और अपनी कमर सीधी की। उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। पुष्कर तेजेंद्र की ओर घूर रहा था और उसका इंतजार कर रहा था कि वो अगले पल क्या करेगा, लेकिन तेजेंद्र आगे नहीं बढ़ा। वो पुष्कर की ओर आने की बजाय अपनी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर ली। पुष्कर को इतनी जल्दी इस फाइट के खत्म होने की उम्मीद नहीं और हुआ भी ठीक वैसे ही जैसे कि पुष्कर ने सोचा था। तेजेंद्र ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और इससे पहले कि पुष्कर को समझ पाता, तेजेंद्र ने पुष्कर को गाड़ी से एक जोरदार टक्कर दे मारी। देखो नीचे झांक कर, मरा या नहीं?
तेजेंद्र ने अपने आदमियों से कहा जो कि उसी की ओर देख रहे थे। उन्हें पता था कि तेजेंद्र तो पहले भी कई लोगों का खून कर चुका है और कई ऐसी वारदातें भी कर चुका है जिनकी वजह से आज भी उसे पुलिस ढूंढ रही है, मगर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। इस समय तेजेंद्र अपना सारा दर्द भूल चुका था जो उसे पुष्कर के मुक्के की वजह से हुआ था। वो ठाके मार मार कर हंस रहा था। वो चाहता तो वापस जा सकता था, मगर ऐसे एक बच्चे के हाथ से मुक्का खाकर वापस चला जाता तो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती और जो खौफ अपने आसपास के इलाके में उसने जमाया था वो सब खत्म हो जाता। इसलिए तेजेंद्र ने सोच लिया था कि अब वो पुष्कर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। गाड़ी की रफ्तार तेज थी और कोई भी इससे पहले कि कुछ समझ पाता तेजेंद्र की गाड़ी उससे टकरा चुकी थी। अरे देखा ना, साला अभी तक जिंदा है, या गाड़ी रिवर्स लेकर दोबारा चढ़ाऊं? तेजेंद्र ने हंसते हुए अपने एक साथी से कहा, लेकिन अचानक ही उसकी हंसी अचंभे में बदल गई और उसने पाया कि उसकी गाड़ी सामने से काफी ऊपर तक उड़ गई है। अबे तेरी, कौन है भैया? ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? एक पहलवान ने चिल्लाते हुए कहा। इसने तो गाड़ी को आगे से हवा में उठा लिया। दूसरे पहलवान ने भी आंखें फाड़कर सामने देखते हुए कहा। आगे के दोनों पहिए हवा में थे। इसमें कितनी ही ताकत क्यों ना हो, पर ये ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे साधारण बच्चा नहीं लगता, एक और पहलवान ने डरते हुए कहा। बहुत से पहलवान तेजेंद्र की गाड़ी की ओर दौड़ते हुए यह देखने के लिए आए थे कि पुष्कर मरा है या नहीं, मगर जब उन्होंने देखा कि पुष्कर ने तो टक्कर लगने से पहले ही तेजेंद्र की गाड़ी को आगे से हवा में उठा लिया है तो वो डर के कारण चुप हो गए। सब के सब बुत बने हुए खड़े थे। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। ये लोग बहुत तगड़े तगड़े पहलवान थे जो सालों से कुश्ती कर रहे थे और जिंदगी में बहुत से ताकतवर लोगों से लोहा ले चुके थे, मगर ऐसा लड़का उन्होंने कभी नहीं देखा था। मुझे लगता है ये उन लड़कियों का बॉडीगार्ड होगा, एक पहलवान ने कहा। नहीं, कोई बॉडीगार्ड इतना ताकतवर नहीं हो सकता, और उसकी बॉडी देखकर ये कहां से तुझे बॉडीगार्ड लगता है बे? बॉडीगार्ड तो हमारे जैसे पहलवानों को रखा जाता है, ये तो साला मुझे कोई बहरूपिया नजर आता है। दूसरे पहलवान ने कहा। बहरूपिया? वो कैसे? उसी पहलवान ने पूछा। बहरूपिया से मेरा मतलब है कि ये कोई ऐसा लड़का है जो किसी दूसरी तरह की ट्रेनिंग करता है। मैंने सुना है आजकल के लोग खतरनाक ट्रेनिंग करते हैं जिसमें मारने की ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरे पहलवान ने उत्तर दिया। क्या सचमुच ऐसा कुछ भी होता है? पहले पहलवान ने कहा। तभी उन दोनों की नजर पुष्कर के हाथों पर पड़ी और उनकी आंखें और भी फैल गईं जब उन्होंने देखा कि पुष्कर ने सिर्फ एक ही हाथ से गाड़ी को उठाया हुआ था, जबकि दूसरा हाथ जिससे उसने फोन पकड़ा हुआ था वो जेब में चला गया था। हालांकि तेजेंद्र पुष्कर को नहीं देख पा रहा था क्योंकि गाड़ी ऊपर उठी हुई थी और वो अंदर बैठा हुआ था, पर इस समय वो पहले से भी ज्यादा डरा हुआ था। अगर तू आज मर जाता है तो मुझे दोष मत दियो। और ये कहते ही तेजेंद्र पूरी जान लगाकर एक्सीलेटर पर खड़ा हो गया, पर उसकी गाड़ी 1 इंच भी आगे ना बढ़ पाई। अचानक ही तेजेंद्र ने गाड़ी रिवर्स की और पीछे जाकर देखा कि पुष्कर उसकी गाड़ी के सामने जो का तो खड़ा हुआ था। वो जरा भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। तभी तेजेंद्र की नजर पुष्कर की आंखों पर पड़ी जो बिल्कुल लाल थी और उसका चेहरा सख्त था। और फिर अचानक ही पुष्कर भागता हुआ आया और उसने जोरदार लात तेजेंद्र की गाड़ी के बोनेट पर दे मारी। पुष्कर की लात लगते ही तेजेंद्र की भारी भरकम गाड़ी कई मीटर दूर तक घिसटती चली गई, लेकिन पुष्कर रुका नहीं और उसने आगे बढ़कर फिर से एक और किक गाड़ी में दे मारी। तेजेंद्र गाड़ी के साथ साथ और भी पीछे की ओर चला गया। उसके बाद एक और किक, और अब तेजेंद्र बुरी तरह डर गया क्योंकि उसकी गाड़ी एक ढलान के पास पहुंच गई थी। तेजेंद्र के होश आवाज उड़ चुके थे क्योंकि अगर ढलान से गाड़ी गिरी तो फिर उसकी मौत निश्चित थी। ओह नहीं नहीं, तेजेंद्र बुरी तरह से चिल्लाया। अब अगर एक और किक पुष्कर ने मारी तो तेजेंद्र गाड़ी के साथ ढलान से नीचे गिर जाएगा और गाड़ी के अंदर फंसे हुए तेजेंद्र को नीचे अपनी मौत दिखाई देने लगी थी। गाड़ी किनारे पर झूलने लगी थी और कभी भी नीचे की ओर लुढ़क सकती थी। सभी देखने वालों की सांस हलक में अटक गई थी, मगर कोई भी आगे बढ़कर तेजेंद्र की मदद करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी तेजेंद्र ने देखा कि पुष्कर ने एक पैर गाड़ी के साइड में रख लिया है, जिससे गाड़ी का हिलना बंद हो गया है, और अगर पुष्कर ने अपना पैर हटाया तो गाड़ी सीधा ढलान से नीचे लुढ़क जाएगी। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। तेजेंद्र के साथ आए हुए सभी पहलवान शांत खड़े हुए थे, सबकी सांसें अटकी हुई थी। लगभग 1 मिनट के बाद वहां खड़े लोगों में से एक ने कहा, अरे यार,
ये लड़का तो राक्षस है, राक्षस। मुझे नहीं लगता तेजिंदर पहलवान आज जिंदा बच पाएगा। सब आपस में बातें तो कर रहे थे, मगर किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि आगे बढ़कर पुष्कर से लड़ सके और तेजिंदर पहलवान की मदद कर सके। तभी पुष्कर ने कार के ऊपर से अपना पैर हल्का सा उठाया और उसके पैर के हटाते ही तेजिंदर की गाड़ी हिलने लगी। तेजिंदर की आंखों के सामने मौत नाच रही थी। उसके साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ था। खत्म होगा तू आज, पुष्कर की आवाज किसी भयंकर राक्षस की तरह लग रही थी। क्या पुष्कर तेजिंदर को खत्म कर देगा? शिखा उर्वी का फोन की यूज कर रही थी। जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।